जादू कहानियाँ। अभिनव इंटरव्यू के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आया था। वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि इस बार नौकरी लग जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, एक मैं ही कुंवारा बचा हूँ। इसीलिए पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पर कोई नौकरी नहीं लगी। जो लोग मेरी नकल करके पास हुए उनकी नौकरी तक लग गई, पर मेरी नहीं लगी। इतने में एक सेक्रेटरी ने अभिनव को बुलाया। अभिनव इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया। अभिनव बहुत पढ़ा लिखा और समझदार तो था ही, इसीलिए उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अभिनव, हमें आप जैसे लोगों की ही अपनी कंपनी में जरूरत थी। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ज्वाइनिंग लेटर आज शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा। घर पहुंचने के बाद अभिनव खुशी के मारे नाचने लगा। उसकी माँ और बहन सब कुछ देख रही थी। क्या बात है भैया, आज बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ अभिनव, बात क्या है? माँ, रोशनी, मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मुझे नौकरी मिल गई है। खूब तरक्की करो बेटा। मैंने पहले कहा था कि इंसान की मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाती है। माँ, अब जल्दी से मेरी भी शादी करवा दो। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सब लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं बस शादी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी थी। मुझे लगता है भैया नौकरी से ज्यादा अपनी शादी के लिए खुश है माँ। खैर 2 दिन बाद पंडित जी रिश्ता लेकर आए। पंडित जी ने जैसे ही लड़की की फोटो दिखाई, अभिनव ने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि अब वह बिल्कुल भी देर करना नहीं चाहता था। पंडित जी, आप हमारे परिवार जैसे हैं, आप मेरे लिए कोई गलत लड़की थोड़ी ना ढूंढेंगे। मुझे लड़की पसंद है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की के साथ अभिनव की शादी तय होने वाली थी, वह लड़की बहुत ज्यादा काली थी। फोटो में वह गोरी लग रही थी, पर असल जिंदगी में वैसे बिल्कुल नहीं थी। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ, लड़के वालों का क्या है, हर बार की तरह इस बार भी आएंगे और मेरा काला रंग देखकर मुझे मना करके चले जाएंगे। बेटा सबसे पहले तू अपने हाथों से मजेदार हलवा पूरी बना दे, क्योंकि तेरे हाथों में जादू है, तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनाती है। प्रेरणा ने अपने हाथों से पूरियाँ बना दी। उसके बाद उसने सांवला मेकअप कर लिया। अब वो इतनी काली नहीं लग रही थी और ना ही इतनी ज्यादा गोरी लग रही थी। जैसे ही लड़के वाले देखने आए, अभिनव ने तुरंत हाँ कर दी। मुझे सांवली लड़कियाँ बहुत पसंद है, और वैसे भी मेकअप करने के बाद तो गोरी दिखती ही होंगी आप। प्रेरणा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो इस तरह प्रेरणा और अभिनव की शादी हो गई। शादी की अगली सुबह जब प्रेरणा नहा धोकर कमरे से बाहर निकली, तो उसे देखते ही उसकी सास बेहोश हो गई। माँ की चीख सुनकर अभिनव भी नींद में अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ माँ को? तभी अभिनव की नजर उसकी बीवी प्रेरणा पर गई। प्रेरणा को देखते ही अभिनव भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उन दोनों की चीख सुनकर प्रेरणा की ननद रोशनी भी वहाँ पर आ गई। माँ, भैया क्या हुआ इन दोनों को? अरे भाभी कुछ बोलती क्यों नहीं आप? और आपने सुबह सुबह अपने चेहरे पर ये चारकोल क्यों लगा रखा है? रोशनी ने अपनी माँ और भाई पर पानी डाला, तब जाकर उन दोनों को होश आया। होश आते ही दोनों की नजर एक बार फिर से प्रेरणा पर गई। ये चुड़ैल अभी तक खड़ी है, जल्दी से कोई तांत्रिक को बुलाओ। माँ, मुझे लगता है साक्षात काली माँ हमारे घर पधारी है। हम फालतू में डर रहे हैं। सही कहा तूने। जय हो काली माता, जय हो काली माँ। भाभी लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। आप जाकर चारकोल हटाइए अपने चेहरे से। तभी प्रेरणा ने कहा, मैं प्रेरणा हूँ। देखा, मैंने कहा था ना ये भाभी है। इन्होंने अपने चेहरे पर ब्लैक वाला फेस पैक लगा रखा है। फेस पैक पूरे शरीर में लगा रखा है क्या? मेरा असली रंग यही है। मैं बचपन से इतनी काली हूँ, सब लोग हैरान रह गए। आपने ही तो कहा था कि आपको सांवला रंग बहुत पसंद है। मैंने सांवला कहा था, काला नहीं। इसमें तेरी ही गलती है अभिनव।
तुझे बहुत जल्दी थी ना शादी की, अब भुगत। बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। बस बहू अचानक रात में मेरे सामने मत आना, मैं दिल की कमजोर हूँ। भाभी इतनी काली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सास और ननद अपने कमरे में चले गए। अभिनव भी तैयार होकर ऑफिस चला गया। रात में जब वह वापस आया तो प्रेरणा ने सभी के लिए सब्जी, पूड़ी और हलवा बनाया। बहू तेरे हाथों की पूड़ियाँ तो कमाल की है, इसमें कुछ अलग से डालती है क्या? माँ मैं इसमें सूजी और मलाई डालती हूँ। वाह, ऐसी पूड़ियों के बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। माँ जिसकी शक्ल अच्छी ना हो उसे खाना कम से कम अच्छा बनाना तो आना ही चाहिए, वरना जिंदगी जीने का भी क्या फायदा। खूबसूरती ना सही पर कम से कम भाभी में क्वालिटी तो है। इतने में अभिनव का फोन आया। हाँ रोहन, बोल क्या हुआ? अरे आज मेरी शादी की सालगिरह है। हाँ पता है, आ जाऊंगा मैं शाम को, पर भाभी जी को भी लेकर आना। माफ करना, वो नहीं आ पाएगी, वह किसी काम से अपने मायके गई हुई है। ये सुनकर प्रेरणा हैरान रह गई, क्योंकि प्रेरणा तो वहीं उसके सामने बैठी थी। अरे तो उन्हें रिसीव कर लेंगे, मैंने एक बार बोला ना कि वह नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, भड़कता क्यों है? अब प्रेरणा के सामने कोई नहीं आता था, क्योंकि उसका काला रंग किसी को भी पसंद नहीं था। अगली शाम अभिनव से मिलने उसके ऑफिस के कुछ दोस्त आए। सुनो, जब तक मेरे दोस्त चले नहीं जाते तुम कमरे से बाहर मत निकलना, वरना काली बीवी कहकर लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। इतना कहकर अभिनव कमरे से बाहर चला गया। प्रेरणा कमरे में बैठकर रोने लगी। रात हो गई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मेहमान अभी तक बैठे थे। मेरी वजह से अभिनव के परिवार की इंसल्ट होती है, कोई मेरे सामने तक नहीं आना चाहता। मैं आखिर कब तक यूं ही घुट घुट कर जीती रहूंगी? इतनी लंबी जिंदगी इस तरह से नहीं जी पाऊंगी। माँ से बताकर उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। इससे पहले कि अभिनव दरवाजा खोले मैं खिड़की से ही भाग जाती हूँ। प्रेरणा ने कुछ कपड़े लिए और खिड़की से भाग गई। रात में अकेली सड़कों पर वह भटकने लगी। वो रोते रोते किसी जंगल में पहुँच गई। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, यही सो जाती हूँ। कोई शेर आएगा मुझे खा जाएगा और बिना दर्द के मैं मर जाऊंगी। प्रेरणा उसी जंगल में सो गई। करीब आधी रात को प्रेरणा को किसी के कराने की आवाज सुनाई दी, जिससे वह जाग गई। उसने देखा कि बूढ़ी औरत पानी मांग रही है। अरे कोई है, पानी पिला दो, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। अम्मा जी ये लो पानी पियो। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया। अरे बेटिया, इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं इसी जंगल में रहती हूँ, वे सामने मेरी कुटिया है, चलो मेरे साथ, यहाँ खतरा हो सकता है। प्रेरणा उस बूढ़ी औरत के साथ उस कुटिया में चली गई। अगली सुबह उस बूढ़ी औरत ने प्रेरणा से कहा, बेटिया मैंने सुना है तुम्हारे हाथों की पूड़ियों में जादू है। हाँ अम्मा जी, लोग तो ऐसे ही कहते हैं। तो आज उन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा क्या? तू मेरे लिए भी पूड़ियाँ बना देगी बेटा? बिल्कुल अम्मा जी। प्रेरणा ने पूड़ियाँ बना दी। पूड़ियाँ खाते वक्त प्रेरणा ने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बता दी। बेटा काले रंग की आजकल कोई कदर नहीं करता, जबकि सबसे गहरा रंग काला ही होता है। पूड़ियाँ खाते खाते प्रेरणा का रंग हद से ज्यादा गोरा हो गया, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। दोपहर को जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तब वह हैरान रह गई। ये क्या हुआ? अचानक में इतनी गोरी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी अम्मा अचानक गायब हो गई। अब प्रेरणा अपने ससुराल वापस गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। उसने बूढ़ी अम्मा वाली बात किसी को नहीं बताई। तो जैसे भी हो ये चमत्कार तो हुआ। अच्छा हुआ एक कलंक तो हट गया कम से कम। चल बहू, इसी खुशी में अपने हाथों की मस्त पूड़ियाँ खिला दे। रात को प्रेरणा ने सभी के लिए पूड़ियाँ बनाई। पूड़ियाँ खाते ही अभिनव, उसकी माँ और ननद रोशनी काली हो गई। प्रेरणा हैरान हो गई। तभी प्रेरणा के सामने वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। चौंक गई बिटिया? भूल गई मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। उसके बाद ससुराल में सिर्फ प्रेरणा की ही चलने लगी और वह खुशी खुशी रहने लगी।
माधव एक मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था और उसकी पत्नी जानकी पकौड़े बनाकर बेचती थी। दोनों की उतनी कमाई नहीं होती थी। दोनों एक किराए के घर में अपने 2 बच्चे सोनम और पायल के साथ रहते थे। ये लो जानकी, आज की दिहाड़ी। हाँ, आज मैंने मकान मालिक को 2000 किराया दे दिया है। हाँ, अच्छा किया। काश आपका वेतन बढ़ जाए और मेरे बनाए पकौड़े भी ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। इतने कम वेतन में हम कैसे बचत कर सकते हैं? भगवान करे ऐसा जल्दी हो, पर अब जो है, कम से कम मैं अब खुश हूँ कि हमारे खाने के लाले नहीं हैं और हम भर पेट खाना खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, भगवान जी की बहुत कृपा है। माधव और जानकी भले ही गरीब थे, पर उन्हें अपनी परिस्थिति से कोई बैर नहीं था। वो अपनी जिंदगी में बहुत संतुष्ट थे। जानकी अक्सर गरीबों की मदद करती रहती थी। एक दिन की बात है, जानकी बाजार में पकौड़े के लिए सब्जियां खरीद रही थी, तो उसे एक लड़की रास्ते पर भीख मांगती हुई दिखाई दी। बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो। आसपास के लोग लड़की को देख रहे थे, पर उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। फिर जानकी उस लड़की के पास जाती है और कहती है, बेटी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, आओ मेरे साथ। फिर जानकी उसे अपने ढाबे में ले जाती है और जल्दी से पकौड़े बनाकर उसे दे देती है। और फिर बताओ तो सही, कैसे लगे मेरे बनाए पकौड़े? अच्छे हैं आंटी, बहुत अच्छे हैं, पर ग्राहक आने कम कैसे हो गए आंटी? वो सामने देख रही हो, मुंशीलाल नाम है उसका, 1 नंबर का गुंडा है। उसने देखा कि मेरी दुकान सही चल रही है, तो उसने मेरी दुकान के सामने अपना बड़ा ढाबा खोल दिया। फिर धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक उसके पास जाने लगे। कोई बात नहीं आंटी, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद। खैर वो छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम अब कहाँ रहोगी? तुम्हारा कोई घर बार है कि नहीं? नहीं आंटी, पर मैं देख लूंगी, कहीं तो चली जाऊंगी। अरे कहाँ जाओगी? मेरे 2 बच्चे हैं, अब से तुम हमारे साथ रहना और यहाँ मेरे साथ काम पर हाथ भी बटाना। ठीक है आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर नैना जानकी के पास ही रहने लगी। नैना जानकी की बहुत सेवा करती थी और जानकी अपनी दुकान देखती थी। कई दिनों तक जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया, तो ये बात नैना को खटकी। एक दिन अरे जानकी, आजकल ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं, पर तुम्हारे बनाए पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे? कई दिनों तक जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं आया, तो ये बात नैना को खटकी। उसने जानकी का बनाया हुआ एक पकौड़ा खाकर देखा। अरे आंटी, तुमने खुद खाकर देखे अपने पकौड़े? क्यों, क्या हुआ? देखो तो, इसमें नमक कितना ज्यादा है। नैना के कहने पर जब जानकी ने पकौड़ा चखा, तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो सारे मसाले बड़े ध्यान से और नाप कर डालती थी। फिर अगले दिन जैसे ही पकौड़े बने, तो उसने फिर से एक पकौड़ा खाकर देखा। आंटी, कुछ तो गड़बड़ है। अरे, इस बार क्या हुआ? इस पर मिर्ची बहुत तेज है। मैंने तो मिर्च भी देखकर डाली थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जानकी के पकौड़े में रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रहती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। नैना ने ठान लिया कि वो इसका पता लगाकर रहेगी। उस रात जब जानकी ने सुबह के लिए बेसन में मसाला मिलाकर रखा, तो वहां रात के अंधेरे में मुंशीलाल आया और उसने मुट्ठी भरकर जैसे ही कुछ मिलाना चाहा,
तभी अचानक उसका हाथ जलने लगा। उसकी चीख सुनकर जानकी भी उठकर बाहर आ गई। अरे मुंशीलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ आंटी। ये इसी तरह रोज आपके बेसर में कुछ ना कुछ मिलाकर जाता था और ऐसे ही धीरे धीरे इसने आपकी दुकानदारी भी खराब कर दी। अच्छा, तो ये बात थी। रुक, मैं अभी मुखिया को बुलाकर तेरा हिसाब करवाती हूँ। रात में पंचायत बुलाकर मुंशीलाल की पोल खोल दी गई और मुखिया ने गुस्से में मुंशीलाल को गांव से बाहर कर दिया और उसे कभी वापस न लौटने की सजा दे दी गई। और फिर अगले दिन से ग्राहक वापस जानकी की दुकान पर आने लगे। नैना ने झट से बेसन घोला और जानकी ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और वाकई बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे थे। शाम तक भी नैना और जानकी पकौड़े बनाते रहे। फिर अगली सुबह जानकी, अरे सुनीता, बोलना, कल के पकौड़े कैसे लगे तुझे? अरे जानकी, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो आज तक हमने नहीं खाए। और तुम्हें पता है, जब मैंने अपने पति को वो पकौड़े खिलाए तो कहने लगे कि उनकी तबीयत खराब है तो नहीं खा रहा। तो बाद में एक पकौड़ा खाते ही वो तो बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं कैसे हुआ, पर तुम्हारे पकौड़े ने तो जादू ही कर दिया और आज उन्होंने भेजा है तुम्हारे जादुई पकौड़े खरीदने। जादुई पकौड़े? अरे ये सब नैना का कमाल है, उसी ने बनाए थे ये पकौड़े। सुन रही है ना नैना? नैना, नैना कहाँ गई? जानकी ने पीछे पलटकर देखा तो नैना नहीं थी। जहाँ पर नैना खड़ी थी उस जगह पर देवी माँ की एक छोटी सी मूर्ति थी। वो कुछ समझ पाती तब तक भीड़ जमा हो गई। कोई 50 रुपए के पकौड़े मांग रहा था तो कोई 100 रुपए के पकौड़े मांग रहा था। जानकी ने माधव की तरफ देखा तो दोनों समझ गए। फिर जानकी ने आसमान में देखा और उदास होकर बोली, जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी